जन्म दर जन्म। लेकिन आवागोन का ये खेल सिर्फ और सिर्फ हिंदू मजहब में है। मुसलमान तो इसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। हमें तो बताया गया है कि एक बार जिंदगी खत्म होने के बाद मालिक कायनात दुनिया को समेट लेगा और हमें इसके हजूर हिसाब देने के लिए दोबारा जिंदा करके पेश किया जाएगा। बस ये है मौत के बाद हयात का तस्वुर। हिंदू मजहब में ये सब कुछ बिल्कुल मुख्तलफ है। हैरत सिर्फ इस बात पर है कि ज़ेबुन्निसा बेगम ये कहानी क्यों सुना रही हैं। इस कहानी से इनका क्या ताल्लुक है और ये कैसा सस्पेंस था, ऐसा अनोखा तजस्सुस था जिसने मेरे दिलो दिमाग को लपेट लिया था और मैं जानता था कि कितनी मुश्किलात का सामना क्यों ना करना पड़े। मैं इस कहानी का इख्तिताम लिए बगैर यहाँ से वापस पाकिस्तान नहीं जा सकता। इंसान की अपनी फितरत भी कुछ चीज़ होती है। शाम को हम लोग सत्यप्रकाश के यहाँ पहुँच गए। सत्यप्रकाश हमें देखकर बहुत खुश हुआ था। बड़े हलूस से उसने हमें गले लगाया और मुझे ये एहसास हुआ था कि बहुत सी बातें अगर तासुब की निगाहों से देखी जाएं तो एकदम तब्दील हो जाती हैं। वरना सच्ची बात तो ये है कि इंसानी दिलों का रंग तो एक ही होता है, खून भी एक ही रंग का निकलता है। जहाँ तक मज़ाहिब की तफरीक है वो एक अलग बात है, लेकिन इंसानियत की कोई तफरीक नहीं होती। सत्यप्रकाश ने बड़ी इज्जत और एहतराम दिया था मुझे। बहुत से लोगों से मेरा तारुफ करवाया था। फिर एक नई मेहमान अंदर दाखिल हुई और सत्यप्रकाश की बहन हीरा ने मुझसे कहा, भाई जी इनसे मिलिए, ये मेरी सहेली सिरावती। मैंने पलट कर उधर देखा और इसके बाद मेरे होश हवास पर जिस तरह बिजली गिरी ये मैं ही जानता हूँ। वह हसीन चेहरा जो दिलकशी में बेमिसाल था, वो खूबसूरत संगे मरमर का वजूद जिसे देखकर इंसान दिलो दिमाग में हिजान महसूस किए बगैर न रह सके, वो लड़की जो बड़ी आजिज़ी से मुझे इस वीरान मुठ में ले गई थी और वहाँ इसने कुछ अजीबोगरीब इंकशाफात किए थे, वही थी। लेकिन इस वक्त इंतहाई हसीन साड़ी में मलबूस मशरकी रवायात का पैकर मेरे सामने मौजूद था। उसने दोनों हाथ जोड़े तो सत्यप्रकाश की बहन ने कहा, और सिरावती यही तो हैं वो जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। भाईजान ये आपकी कहानियाँ, आपके नावल बड़े शौक से पढ़ती हैं। जब मैंने बताया कि आप पाकिस्तान से आए हुए हैं और मेरे भैया के दोस्त हैं तो उन्होंने मुझसे ख़ास तौर से इस बात की दरख्वास्त की थी कि मैं इन्हें आपसे ज़रूर मिलाऊं। अरे ये हैं वो, सिरावती ने अपनी नर्म और मीठी आवाज़ में कहा। तो और क्या, मैंने वादा किया था ना तुमसे। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे तो आपसे बहुत सी बातें करनी थी। ओह माय गॉड, मैं सोच भी नहीं सकती थी। आप यकीन कीजिए, आपकी किताबें तो यहाँ बहुत बड़ी कीमत पर मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ आपके पर्चे आपके नाम से किसी और से कहानियाँ लिखवा कर शाया करते हैं। बहुत से पर्चों में आपका नाम नजर आता है, लेकिन ज़्यादातर जारी कहानियाँ होती हैं। मैं क्या कह सकता हूँ, कुछ ऐसे पर्चे होते हैं जो मेरी कहानियाँ पाकिस्तानी रिसालों से लेकर छापते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने बराह रास्त मुझसे रब्ता कायम किया है। बहरहाल क्या फ़र्क पड़ता है, अगर इनकी दाल रोटी इससे चल जाती है तो मैं समझता हूँ ठीक है, इनके भी किसी काम आ जाता हूँ मैं आपके असली और नकली नावलों में बड़ी आसानी से पहचान कर लेती हूँ। उसने जवाब दिया। सिरावती एक बात बताइए, क्या आप पहले भी कभी मुझसे मिली हैं? मैंने गौर से उसका चेहरा देखते हुए कहा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई ऐसी लकीर नमूदार न हुई जिससे मैं ये समझता कि ये लड़की कोई बनावट कर रही है। उसने कहा, वैसे तो मैं आपसे सैकड़ों बार मिली हूँ, लेकिन सिर्फ अपनी हद तक। मेरा मतलब है कि आप मुझे किताबों में नजर आते रहे हैं। सिरावती बड़ी लिटरेरी लड़की है, पढ़ने से इसे बहुत दिलचस्पी है। माता पिता मर चुके हैं इसके और पंडित हरिद्वार लाल की पोती है, और पंडित हरिद्वार लाल को मथुरा का बच्चा बच्चा जानता है। सत्यप्रकाश की बहन ने कहा, बहरहाल बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आप हमें भी कुछ वक्त दीजिए ना, आपसे बैठकर बातें करेंगे। सिरावती ने कहा, जब आप चाहें मैं हाजिर हूँ। इस दिन तो आप इस तरह, मैंने कहा और जुमला रोक लिया। वो मेरी तरफ मतवज्जो थी। उसने कहा, हाँ कुछ कह रहे थे आप? इसी वक्त अहमद शाह ने कहा, भाई बात असल में ये है। मैं चौंक कर अहमद शाह की तरफ मतवज्जो हो गया था। इस तरह गुफ्तगू का ये सिलसिला मुनक़ता हो गया, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा हो रहा था कि सिरावती मुझसे बिल्कुल बेनियाज है। यहाँ तो वो एक शानदार अदाकारी थी, या फिर एक अजीब अमल, और अजीब अमल तो यहाँ हो ही रहे थे। मंदिरों की पुरस्रार दुनिया, मथुरा मेरे लिए बड़ी दिलकशी का बायस। सब कुछ भूल गया था। यहाँ मुझे अपनी पसंद की दास्तानें मिल रही थी। अहमद शाह से बात करने के बाद मैं वापस आ गया। सिरावती हीरा के साथ काफ़ी आगे जा चुकी थी। मैं इसके पीछे पीछे दुम हिलाना मुनासिब नहीं समझता था और ख़ुद भी दूसरे कामों में मसरूफ़ हो गया, लेकिन मेरा जहन इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करता रहा था। नाम भी सिरावती ही था और उसने भी मुझे अपना नाम सिरावती ही बताया था। इस वक्त इसके चेहरे पर अजीब सी कैफियत थी, लेकिन इस वक्त एक बुराई सी नज़र आ रही थी। दौरान गुफ्तगू मैंने सिरावती के बारे में सत्यप्रकाश से बात की और कहा, ये देवी जी बड़ी हर दिल अजीज़ हैं अपने दोस्तों में। देखिए किस तरह इनकी पजीराई हो रही है। सिरावती बजाते खुद बहुत अच्छी तबीयत की मालिक है। पंडित हरिद्वार लाल बड़े मारूफ आदमी हैं यहाँ के। मंदिरों की एसोसिएशन के चेयरमैन और मथुरा के सबसे बड़े मंदिर सबसे बड़े पुजारी। बहुत ही ज्ञानी आदमी और बड़ी इज्जत है इनकी। वाकई रहते कहाँ हैं वो?
मंदिर के अकब में है इनकी शानदार हवेली। असल में ये हवेली उनके पुरखों की है और बहुत बड़ी ज़मीनें हैं इनकी। मथुरा के आसपास 4-5 गांव इनके अपनी मलकियत के हैं, लेकिन बस ज्ञानी आदमी है और पूजा पाठ में मसरूफ रहते हैं। और सिरावती क्या करती? स्टूडेंट है, पढ़ रही है अभी। माता पिता मर चुके हैं, बस इस हवेली में ही रहती है। अहमद शाह ने मौका पाकर मुस्कुराते हुए मेरी तरफ आंख दबाई और मैं इसकी मानीखेज कैफियत समझ गया। मैंने फौरन इसकी इस मुस्कुराहट की पजीराई की, क्योंकि मेरा तजस्सुस मुझे बाज नहीं रख पा रहा था। बड़ी आम शख्सियत थी सिरावती की, क्योंकि इसने एक बात और भी कही थी, वो ये कि दूसरी लड़की भी इसी तरह शाक्यमनी की दासी है। आप सिर्फ ये देखना था कि सिरावती वही शख्सियत है या फिर इसके पसे मंजर में कुछ और है। ये सारी बातें काबिल गौर थी। बहरहाल मैं अपनी मसरूफियात में रहा। सिरावती खुद ही मेरे पास आई थी। आपसे तो बातें करने की बड़ी तशनगी है, बताइए अब कब आ रहे हैं हमारे यहाँ? देवी जी, ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं पाकिस्तान से आया हुआ मेहमान हूँ। मेहमानों से ये नहीं पूछा जाता कि आप कब आ रहे हैं, उन्हें दावत दी जाती है। अरे अरे, आपने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया जनाब। कल शाम की चाय आप हमारे साथ ही पियेंगे, क्या ख्याल है आपका? ज़रूर, भला मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, मैंने कहा। फिर आपको हमारी हवेली लाने का जिम्मेदार कौन होगा? हम सब मौजूद हैं, अहमद शाह ने कहा और सिरावती अजीब से अंदाज में हंसने लगी। फिर उसने कहा, आप सब ज़रूर आइए, लेकिन थोड़ा सा वक्त मुझे इनके साथ ज़रूर दीजिएगा। दो ऐसे लोग आपस में तन्हाई में गुफ्तगू करना चाहते हैं जो एक दूसरे के फ़न से आशना होने की ख्वाहिशमंद हैं। शायद मैं कुछ गलत बोल गई। मेरा मतलब है मैं इनकी फ़ैन हूँ। इनसे इनकी किताबों के बारे में सवालात करूँगी। तुम चिंता मत करो सिरावती, मैंने तुम्हारी हवेली पहुँचा दूंगा। ये सब तो तुम्हारे और इनके दरमियान टांग अड़ाए बैठे रहेंगे, तुम्हें बातें नहीं करने देंगे। ये तो आप बड़ा अच्छा करेंगे या सत्यप्रकाश भाई। इसके बाद मैं आप लोगों को एक बाकायदा पार्टी दूंगी। अहमद शाह वगैरह खसियाने हो गए थे। सिरावती ने साफ जाहिर कर दिया था कि वो मुझसे तन्हाई में बातें करना चाहती है और किसी की मदाखलत पसंद नहीं करती। बहरहाल मैं भी यही चाहता था। सत्यप्रकाश के इस अमल ने मुझे भी खुश कर दिया था। मैंने कहा, बिल्कुल ठीक, तो फिर कल सत्यप्रकाश के साथ मैं आपके पास हाजिर हो जाऊंगा और मैं आपको वहां छोड़कर वापस पलट आऊंगा। सत्यप्रकाश ने शरारत भरे लहजे में कहा और सब मुस्कुरा दिए। बहरहाल ये सिलसिला खत्म हो गया। अहमद शाह ने कहा, यार ये तो वाकई हमारे साथ बड़ी ज्यादती है। हम भी सिरावती के यहाँ चाय पी लेते तो क्या हर्ज था। भाई ये तो तुम्हारा अपना मसला है। अब तुम्हारे यहाँ यानी हिंदुस्तान में किसी को इस तरह ठुकरा दिया जाता है। ये तुम जानो तुम्हारा हिंदुस्तान। कभी हमारे यहाँ आओ, देखो जितने अफराद तुम्हें मिलेंगे सब के सब यही चाहेंगे कि तुम इनके साथ खाओ पियो। अहमद शाह एक ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया था, क्योंकि बात मेरी भी गलत नहीं थी, लेकिन मेरी अपनी सोचों में एक बड़ी तब्दीली रूनुमा हुई थी। ये मसला तो ज्यादा पुरस्कार होता जा रहा है। बहरहाल अब मुझे सिरावती से दूसरे दिन मिलने का इंतजार था। शाम को वक्त मुकर्ररा वापस चल पड़ा, क्योंकि उधर एक और नई कहानी का आगाज हो चुका था जो मेरे लिए शदीद सनसनी की हामिल थी। आह, वाकई जिंदगी का लुत्फ आ रहा था, कहानी दर कहानी। इतनी कहानियां मैं कैसे समेटूंगा, लेकिन बहरहाल ये मेरा फन था। चुनाचा मुकर्रर वक्त पर वापस पलट पड़ा और जब मैं यहाँ पहुंचा तो मैंने देखा कि ज़ेबुनिसा सिद्दीकी बेचैनी से मेरी मुंतज़र है। वो इसी जगह बैठी हुई थी जहाँ हम लोग बातें किया करते थे। मैंने किसी कदर हजालत से कहा, क्या मुझे देर हो गई बीबी साहिबा? अरे नहीं नहीं, बस ऐसे ही निकल आई थी, टहलती हुई यहाँ पहुंची तो हकीम खान और ताहिर खान से आपके बारे में गुफ्तगू होने लगी। बड़े मुतासिर हैं आपसे, कहते हैं कि पाकिस्तानी बेहद मुहज्जिब होते हैं। खैर, अब मैं तुम्हारे मामले में टांग नहीं अड़ाऊंगी। खाना वगैरह खाओ, इसके बाद हम दोबारा इस पुरस्कार दुनिया में वापस चलेंगे जिसकी कहानियों ने तुम्हें लपेट में ले लिया है। वो अपनी जगह से उठी और मैं मुस्कुराती निगाहों से उन्हें देखने लगा। वाकई यहाँ आकर बहुत सी पुरस्कार कहानियों में उलझ गया था। मेले की तैयारियां शुरू हो गई थीं। चंद्रमुख ने इस दौरान हालात का बगौर जायजा लिया था। ऐसा लगता था जैसे इसके अंदर एक नई रूह बेदार हो गई हो। वो बहुत सी ऐसी बातों का बगौर जायजा ले रहा था जिनका उसे अभी तक कोई अंदाजा नहीं था। मसलन इसकी राजधानी के लोग उसे पसंद नहीं करते थे और इसकी हरकतों को नफरत की निगाह से देखते थे। खुद उसके कारकुन से नाखुश थे और दिल से इसकी इज्जत नहीं करते थे, बल्कि बहालत मजबूरी अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते थे। चंद्रमुख को ऐसा एहसास हो रहा था जैसे इसने आज तक अपनी राजधानी की तरफ निगाह ही न डाली हो। बहरहाल वो बड़ी तशवीश का शिकार हो गया था। इस दौरान उसने जो कुछ किया था इसके बारे में इसने सोचा भी नहीं था। राजाओं की ज़िंदगी तो ऐशो इशरत से पुर होती है। इनकी ज़िंदगी का मकसद यही है कि ज़िंदगी से पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ हों। चंद्रमुख ने बेशक ऐसा ही किया था, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि ये सब कुछ गलत था। राजा सिर्फ इसलिए नहीं होते कि राजगद्दी पर बैठकर ऐशो इशरत की दुनिया में गुम हो जाएं, बल्कि इन पर तो बहुत सी जिम्मेदारियां आयद होती हैं, और जो कोई राजा इन जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेता है और सिर्फ अपनी पसंद की ज़िंदगी जीता है, आखिरकार इसका हशर ऐसा ही होता है और फिर इसके लिए
बचत की कोई जगह बाकी नहीं रहती। चंद्रमुख को इन तमाम चीज़ों का बखूबी एहसास हो गया था। वो हासी तशवीश का शिकार हो गया था। उसके जहन में एक ही सोच थी कि अब क्या करे, किस तरह जिंदगी के इस दौर को वापस ले आए जिसे अपनी बुराइयों से खो चुका था। उधर बसंत पंचमी के मेले की तैयारियां बदस्तूर जारी थीं। बहुत से राजाओं को दावतनामे भेजे जा चुके थे और कुछ भेजे जाने वाले थे कि भीम सिंह की तरफ से एक वफद आया। ये वफद 5 आदमियों पर मुश्तमिल था और इसकी सरकर्दगी एक इंतहाई सरकश किस्म के इंसान हरि सिंह के सुपुर्द थी। हरि सिंह का हुलिया भी काफ़ी खतरनाक था। बड़े बड़े गुल मच्छे, बहुत ही लंबा चौड़ा चेहरा और इसी लिहाज से लंबा चौड़ा बदन, एक तरह से वो एक पहलवान ही मालूम होता था। और शायद भीम सिंह ने इसका इंतखाब इसीलिए किया था कि चंद्रमुख के दरबार में उसे देखकर दहशत का एहसास हो। बहरहाल ये राजाओं की चालें हुआ करती थीं और कभी कभार इन चालों में बड़ा बचकानापन आ जाता था। गर्ज ये कि हरि सिंह चंद्रमुख के पास पहुंच गया था। चंद्रमुख दरबार में मौजूद था। हरि सिंह इसके सामने आ गया और उसने तमाम सिफारती आदाब को निभाते हुए गर्दन खम करके कहा, महाराज भीम सिंह ने महाराज चंद्रमुख की सेवा में ये संदेश भेजा है। चूँकि महाराज भीम सिंह महाराज दरपत चंद की दोस्ती हासिल कर चुके हैं और दोनों की फौजें एक हो गई हैं, इसलिए हमें ज़मीनें भी चाहिए, अनाज भी चाहिए और दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी भी बढ़ चुकी हैं। चुनांचा 2 ही सूरतें रह जाती हैं। पहली सूरत तो ये है कि चंद्रमुख महाराज राजा भीम सिंह को खराज अदा करें और गले और रुपये का जो फैसला किया जाए आपस में मिल बैठकर वो साल के साल महाराजा भीम सिंह को अदा किया जाए और इस सिलसिले में पहला कदम फ़ौरन उठाना चाहिए, यानी खराज की पहली किस्त फ़ौरन अदा कर दी जाए। दूसरी सूरत यह है कि राजा चंद्रमुख भीमचंद की तरफ से ऐलान जंग कबूल करें और मैदान में निकल कर इस बात का फैसला करें कि इस इलाके पर भीम सिंह की हुकूमत होगी या चंद्रमुख की। महाराज मैं तो कासिद हूँ और सिर्फ भीम सिंह महाराज का संदेश लेकर आया हूँ। महाराज ने जो कुछ कहा मैंने अपनी जुबान से आप तक पहुँचा दिया। इसमें एक लफ्ज़ भी मेरा अपना नहीं है महाराज। इस सिलसिले में जवाब भी देना है आपने उनको। उसने गर्दन खम की और सीधा खड़ा हो गया। चंद्रमुख ने बड़ी नरमी और सुकून के साथ ये तमाम बातें सुनी। फिर नरम लहजे में बोला, तुम फिर कब आओगे हरिचंद? जब महाराज आज्ञा देंगे और जवाब देंगे। तो फिर यूं करो, फौरन अभी और इसी वक्त वापस चले जाओ और मेरा ये पैगाम भीम सिंह के लिए ले जाओ कि 2 फौजों की कुव्वत कोई हैसियत नहीं रखती। मैदान जंग बड़ी बड़ी कुव्वतों का फैसला कर देते हैं। मैं भीम सिंह को ये पैगाम देता हूँ कि वो अपने जहन से ये पागलों जैसी सोचें निकाल फेंके। मैं इसे जिंदा रहने की दावत देता हूँ और इससे कहता हूँ कि दोस्तों की तरह बैठकर मुझसे बात करे। बसंत पंचमी के मेले में मैं हमेशा की तरह इस साल भी उसे दावत दे रहा हूँ। वो बसंत पंचमी के मेले में शिरकत करे, इंसानों की तरह मेरे सामने आए। हो सकता है इसकी इस बकवास पर मेरा गुस्सा ठंडा हो जाए और मैं इसके बावजूद उसे दोस्तों की तरह इज्जत दे दूँ। ये पैगाम है मेरा इसके लिए। और अगर भीम सिंह महाराज ये दावत कबूल न करें तो क्या करूं महाराज? तूने खुद कहा है, अपनी जुबान से कह कि तू सिर्फ कासिद है हरिचंद, वरना तूने जो बकवास की है इसके नतीजे में हम सिर्फ इतना करते कि तेरी जुबान काट कर तुझे यहाँ से रुखसत कर देते। एक कासद किसी की दावत कबूल न करने पर क्या कर सकता है? तू खुद बता कि तू क्या कर सकता है। खैर हम बहुत सौ को ये संदेश भेज रहे हैं, इनमें से बेशुमार राजा ये संदेश कबूल करेंगे, बहुत से नहीं करेंगे। भीम सिंह की अपनी मर्जी है। अगर वो ये पैगाम कबूल कर लेता है तो ठीक है, आ जाए। आदमी के बच्चों की तरह आएगा तो उससे बैठकर बात भी की जा सकती है, वरना फिर इससे कहना कि तलवार लेकर आए, हम इसका स्वागत करेंगे। क्या समझा? चंद्रमुख के अल्फाज हरिचंद की समझ में अच्छी तरह आ गए थे। उसने गर्दन हम की और 2 कदम पीछे हटकर बोला, ठीक है महाराज, मैं आपका ये पैगाम भीम सिंह महाराज को दे दूंगा। बहरहाल मेले का ये दावतनामा हरिचंद के सुपुर्द ही किया गया था और फिर वफद वापस चला गया। इसी दौरान मंत्री ने राजा चंद्रमुख से फिर मुलाकात की। हाँ मंत्री जी, क्या बात है? तुम्हारे चेहरे की लकीरें बताती हैं कि तुम किसी कदर परेशान हो। एक बात पूछना चाहता हूँ महाराज। ज़रूर पूछो। अगर भीम सिंह ने फौरन ही हमला कर दिया तो क्या होगा? फौजें तैयार हैं, पर ये एक बहुत बड़ी मुश्किल पेश आ गई है महाराज। क्या? आप एक बार खजाने का जायज़ा और ले लें। क्या मतलब है तुम्हारा? ये नई बात सुनकर चंद्रमुख ने परेशानी से पूछा। खजाने में कुछ नहीं रहा महाराज। अगर भीम सिंह से जंग हो जाती है तो हम तबाह हो जाएंगे, मंत्री ने कहा और चंद्रमुख का चेहरा उतर गया। उसने परेशान लहजे में कहा, यह बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मैं कौन कौन सी बातें बताऊं महाराज? देश के हालात तो इतने खराब हो गए हैं कि कुछ किया ही नहीं जा सकता।
जनता आपके साथ किसी एक मसले में भी आपके साथ ताउन करने को तैयार नहीं है, वो आपसे नफरत करती है। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं ये जुमले इंतहाई मजबूरी की हालत में अपनी ज़ुबान से अदा कर रहा हूँ। बड़ी परेशानी हो गई ये तो। हमें इस सिलसिले में क्या करना चाहिए मंत्री जी? चंद्रमुख ने परेशान अंदाज में कहा। हालांकि महामंत्री के ये अल्फाज इसके ज़हन पर बिजली की तलवारें बनकर पड़ रहे थे, लेकिन हकीकतों से गुरेज भी तो नामुमकिन था। जो कुछ महामंत्री कह रहा था वो एक सच्चाई थी और सच्चाई को कबूल करना ही पड़ता था। कुछ लम्हे सोच में डूबे रहने के बाद मंत्री ने कहा, जंग के लिए हमें गल्ला भी खरीदना होगा, हथियारों के लिए दौलत चाहिए, जबकि खजाना खाली पड़ा है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमने भीम सिंह के सामने सीना तानने की हिम्मत करके एक बड़ा काम किया था, लेकिन अब हम परेशान हो गए हैं। सुनो, खजाने में जो कुछ भी मौजूद है इससे गले की खरीदारी शुरू कर दो। हथियारों और दूसरे खर्चात के बारे में भी सोचना पड़ेगा। और ये बात सिर्फ अपने तक रखो कि खजाने खाली हैं। ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान रहनी चाहिए, किसी तीसरे को उसका राज मालूम ना हो। कैसी बातें करते हैं महाराज, बड़े बड़े लोग तो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं, महामंत्री ने कहा। इन सब की जुबानें खरीद लो, चंद्रमुख किसी कदर झल्लाकर बोला। अब मगर वो लोग बिकने वालों में से नहीं है। ये वो लोग हैं महाराज जो आपके खिलाफ हैं, आपकी एक एक बात पर निगाह रखते हैं। बस जुबान नहीं खोली है उन्होंने अभी तक। अगर राजा भीम सिंह हमला कर देता है तो मैं नहीं कह सकता कि इनकी जुबानें बंद रहेंगी, तो इनकी गर्दनें काट डालो। चंद्रमुख गुर्रा कर बोला, इससे देश में हाना जंगी फैल जाएगी। खास तौर से करमचंद आपके बहुत खिलाफ हो रहे हैं। करमचंद हमारा भाई? जी महाराज। वो हमारे खिलाफ क्यों हो गया है? चंद्रमुख ने हैरत भरे लहजे में पूछा। अब बस महाराज, मैं आपको क्या बताऊं, छोटा मुंह बड़ी बात है। ठीक है मंत्री, लेकिन तुम देख लो, इस वक्त आपस के इख्तलाफात किसी तौर भी हल नहीं किए जा सकते। तकदीर एक नाजुक मोड़ पर हमें ले आई है, इस नाजुक सूरत हाल को संभालना है। ठीक है, तुम जाओ, जो कुछ मैंने कहा है वो करो, इसके बाद जो कुछ होगा देखा जाएगा। जो हुक्म महाराज, मंत्री ने कहा। लेकिन इसके जो इंकशाफात थे उसने चंद्रमुख की रातों की नींदें हराम कर दी। उसकी समझ में अब तक कुछ भी नहीं आ रहा था। सब कुछ हाथों से निकलता महसूस हो रहा था, कोई तदबीर बाकी नहीं रह गई थी। किसी से दिल की बात नहीं कर सकता था। बहरहाल ऐसे में इसकी निगाह अपने भाई करमचंद की तरफ उठी और इसने करमचंद को बुला भेजा। इस वक्त वो सियासत और अक्लमंदी से काम लेना चाहता था। करमचंद इसका सगा भाई था, लेकिन चंद्रमुख ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ये इसका सगा भाई है। हमेशा ही इसने करमचंद को नज़रअंदाज किया था। करमचंद बिल्कुल आम आदमियों की तरह जिंदगी गुजार रहा था। सल्तनत में ना तो उसे कोई खास हिस्सा दिया गया था और न राजा के भाई की हैसियत से उसे इज्जत और एहतराम दिया गया था। इसके अलावा चंद्रमुख की अय्याशियाँ और इसकी ऐशो इशरत की ज़िंदगी दिली तौर पर करमचंद को इससे अलग कर चुकी थी और वो अपने भाई के बारे में बिल्कुल अच्छे तासुरात नहीं रखता था, लेकिन मजबूर था और जानता था कि वह चंद्रमुख के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकता, इसलिए खामोश था। लेकिन उसने अपनी महरूमियों से दिल बर्दाश्ता होकर इन उमरा के साथ दोस्ती कर ली थी जो चंद्रमुख के खिलाफ थे और दिल में इसके लिए बगावत के जज्बात रखते थे। बाज़ लोग तो ये भी सोच रहे थे कि अगर चंद्रमुख को हुकूमत से माजूल कर दिया जाए तो उसकी जगह किस को चंद्रमुख का जानशीन बनाया जाए। इस बारे में कई बार खुद करमचंद के जहन में भी ये बात आई थी। वो जानता था अगर चंद्रमुख को इस दुनिया से हटा दिया जाए तो हो सकता है इसे राजा बनने के मौके हासिल हो जाए, चूँकि असूली तौर पर ये हक उसको मिलता था। हाँ, बेटे की पैदाइश के बाद ये उम्मीदें कम हो गई थी, लेकिन करमचंद समझदार था। उसने कभी इस चीज़ को जुबान पर लाने की कोशिश नहीं की थी। वो जानता था कि अगर चंद्रमुख को इस बारे में इल्म हो गया तो उसकी गर्दन कटवा देगा। बहरहाल भाई की बेतवजही और अपने अंदर पलने वाले ख्यालात ने उसे बुज़दिल बना दिया था और जब चंद्रमुख का बुलावा उसे पहुंचा तो वह घबरा कर रह गया। कई बार इसने छोटे मोटे जुर्म भी किए थे। ये दूसरी बात है कि लोगों ने इसकी शिकायत चंद्रमुख से सिर्फ इसलिए नहीं की थी कि वो बहरहाल चंद्रमुख का भाई था। अब जो चंद्रमुख का बुलावा आया तो करमचंद की हालत ख़राब हो गई। काफ़ी देर तक तो वो यही सोचता रहा कि रियासत छोड़कर भाग जाए और कहीं पनाह ले ले, लेकिन सरहदों से निकलने से पहले चंद्रमुख के आदमियों ने उसे पकड़ लिया तो उसका बहुत बुरा हशर होगा। करमचंद बहुत परेशान था। उसके बाद उसने फैसला कर लिया कि चंद्रमुख से मिल ही लिया जाए। अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो बहरहाल भाई से माफ़ी मांग लेगा। वो लरसता कांपता चंद्रमुख के पास पहुंचा, लेकिन चंद्रमुख ने उसे निहायत मोहब्बत और प्यार से करीब बुलाया और अपने पास बिठाया। करमचंद पहले तो उसे एक तंज समझा, लेकिन जब चंद्रमुख ने इसकी हैरियत पूछी, इससे इसके हालात पूछे, तो करमचंद को किसी कदर ढारस हुई। उसने लरसती हुई आवाज़ में कहा, भाई जी, महाराज के राज में ऐश कर रहा हूँ,
तुम तो ऐश कर रहे हो करमचंद, लेकिन मैं किस कदर परेशान हूँ, क्या तुम्हें इस बात का इल्म है? नहीं महाराज। करमचंद को भी इसका मौका नहीं मिल सका कि महाराज चंद्रमुख के बारे में कुछ मालूमात करे, लेकिन अगर आप अपने दास को किसी काबिल समझते हैं तो बताइए, क्या हुक्म है मेरे लिए? करमचंद, भाइयों को हुक्म नहीं दिया जाता, उन्हें अपनी मुश्किल बयान की जाती है, इस ख्याल के साथ कि संसार में अगर कोई साथ देता है तो वो सिर्फ अपना खून देता है। हम दोनों ने एक ही माँ के पेट में परवरिश पाई है, इसलिए मैं तुमसे कुछ काम लेना चाहता हूँ। अगर करमचंद को इस काबिल समझा जाए तो ये इसके लिए आकाश जैसी बात होगी। मैं किस काबिल हूँ भाई जी महाराज? मैंने एक बात सुनी है करमचंद। क्या भाई जी महाराज? तुम भी दूसरों की तरह मेरे खिलाफ हो गए हो, चंद्रमुख ने कहा, और करमचंद के बदन ने एक बार फिर पसीना छोड़ दिया। ताहम उसने खुद को संभाल कर कहा, दुश्मनों ने उड़ाई होगी महाराज, मैं तो आपका दास हूँ। नहीं नहीं करमचंद, मैं पूरी छानबीन के बाद ये बात कह रहा हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि तुमसे कोई सख्ती करूं, मैंने तो कुछ और ही सोचा है। क्या महाराज? यही कि तुम्हें तुम्हारा हक दे दूं। मेरे बाद हुकूमत के सही हकदार तुम ही हो, और तुम्हारे बाद पुरुषोत्तम की बारी आती है। मैं तो तुमसे ये पूछने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि अगर तुम चाहो तो राजपाट अपने जीवन में ही तुम्हारे हवाले कर दूं। करमचंद का मुंह शिद्दत हैरत से खुले का खुला रह गया। उसने घबराए हुए लहजे में कहा, ये आप क्या कह रहे हैं भाई जी महाराज? बिल्कुल सच कह रहा हूँ, हलूसे दिल से कह रहा हूँ। बोलो, जवाब दो। अगर तुम इकरार करो तो कल ही ऐलान हो जाएगा रियासत में। नहीं भाई जी, आपके जीवन में मैं ताज अपने सर पर रखूं यह नामुमकिन है। मगर मैं तो खुद कह रहा हूँ मेरे भाई, तुम्हें नहीं मालूम मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? चंद्रमुख ने कहा, क्यों कर रहे हैं भाई जी महाराज? करमचंद, मैंने सपने में सुर्गवाशी पिताजी को देखा था, रो रहे थे, रोते हुए कह रहे थे, चंद्रमुख तूने अपने भाई करमचंद का भी कुछ ख्याल किया, वो कैसे जीवन बिता रहा है? बस इस वक्त से मेरी ये हालत है। चंद्रमुख भी रोने लगा और करमचंद के चेहरे पर अजीब से तासुरात उभर आए। उसका दिल पसीजने लगा था। फिर उसने जज्बाती लहजे में कहा, यह सच है भाई जी महाराज, आपकी राजधानी में सिर्फ एक आम आदमी की हैसियत से जिंदगी गुजार रहा हूँ। मेरे दिल में बेशुमार बार ये गुस्सा उभरा कि आपने कभी मेरी जानब तवज्जो नहीं दी, मुझे कोई इज्जत नहीं मिली, बिल्कुल मामूली जिंदगी गुजार रहा हूँ मैं। अब जब आपको ये एहसास हो गया तो मेरा मन साफ हो गया। भगवान की सौगंध, आपके जीवन में मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए। नहीं करमचंद, तुम्हारा हक है, तुम ले लो। बिल्कुल नहीं महाराज, सोच लो, मैं स्वर्गवासी पिताजी को दुखी नहीं देखना चाहता। मेरा मन साफ है महाराज, अब मुझे आप पर कोई गुस्सा नहीं है, बात खत्म हो गई है। तो क्या अब भी मेरे खिलाफ लोगों के साथी बनोगे? हरगिज नहीं भाई जी महाराज, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। जरूर कहो। आपको एक ऐलान करना होगा। भगवान आपको जीता रखे, लेकिन आपके बाद रियासत की हुकूमत मुझे ही मिलेगी। ये ऐलान जनता के सामने करें, ताकि जनता को ये एहसास हो कि मैं एक बेइज्जत और मामूली आदमी नहीं हूँ, राजा का भाई हूँ, देश का होने वाला वलीअहद हूँ। ऐसा ही होगा करमचंद, मैं बहुत जल्द ऐलान कर दूंगा। चंद्रमुख ने चालाकी से कहा और करमचंद ने गर्दन झुका ली। थोड़ी देर खामोश रहे, फिर बोला, अब कोई जुबान आपके खिलाफ नहीं बोलेगी, अगर बोलेगी तो अपनी जगह नहीं रहेगी। एक भाई अपने भाई के लिए यही कर सकता है। चंद्रमुख ने कहा, चलता हूँ महाराज, आपने बहुत सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर रख दी हैं, मैं अंदर ही अंदर जिम्मेदारियों को पूरा करूंगा। चंद्रमुख ने करमचंद को सीने से लगाया और देर तक चिमटाए रहा, और फिर जज्बाती अंदाज में उसे रुखसत कर दिया। जब करमचंद चला गया तो चंद्रमुख के होंठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। अंदर के सांपों को ख़त्म करना ज़रूरी था, ताकि दौरान जंग अंदरूनी साजिशों से महफूज रहा जाए, और करमचंद को मुट्ठी में लेकर चंद्रमुख ने एक बड़ा काम सर अंजाम दे दिया था। करमचंद इसके मुखालिफों का साथी, अगर इसके हाथ में कुव्वत दे दी जाए तो वो इन अंदरूनी मुखालिफों को ख़त्म कर सकता है, और चंद्रमुख को इस ज़बरदस्त राजनीति के नताइज बहुत जल्द मालूम हो गए। करमचंद ने पहला वार सोरन सिंह पर किया था। सोरन सिंह एक बहुत ही बाज़र आदमी था, और उर्फ़े आम में उसे चंद्रमुख का सबसे बड़ा मुखालिफ समझा जाता था। लेकिन सोरन सिंह को पता भी नहीं था कि करमचंद की काया पलट हो गई है। करमचंद ने सोरन सिंह को बुलाया और उसे कहा, आपको पता है सोरन सिंह महाराज, क्या भीम सिंह ने हमले का काम शुरू कर दिया है? आपका क्या ख्याल है, अगर भीम सिंह ने हमला कर दिया तो हमारा क्या रवैया होगा? भीम सिंह की फौजों के लिए हम तमाम दरवाजे खोल देंगे करमचंद महाराज, ताकि इस जालिम हुकूमत का खात्मा हो जाए। आपको देश के गद्दार की हैसियत से गिरफ्तार किया जाता है सोरन सिंह जी, करमचंद ने कहा, और इन लोगों को इशारा कर दिया जिन्हें इसने मखसूस किया हुआ था। सोरन सिंह को गिरफ्तार करके इसके तमाम दौलत पर कब्जा कर लिया गया। चंद्रमुख ने करमचंद के इस इक़दाम को सराहा था। बहरहाल खासी हद तक वो मुतमईन हो गया था। उधर महामंत्री पूरी तरह महकमा जासूसी का जाल बिछा चुका था और ये मालूमात हासिल कर रहा था कि भीम सिंह क्या कर रहा है। उधर बसंत पंचमी का मेला करीब आ गया था।
इस मेले के लिए एक बहुत बड़े इलाके में बंदोबस्त किया जाता था। खूब खेल तमाशे होते थे, फनून सपागरी के मुकाबले होते और चंद्रमुख पूरी शान और शौकत से यहाँ आता था और खजाने लुटाता था। यही वक्त अपनी बड़ाई बनाने का होता है, लेकिन इसके लिए भी चंद्रमुख के जहन में एक और तरकीब आई थी। अब वो अपने दिमाग से काम ले रहा था और उसे खुद ही एहसास हो रहा था कि इसका दिमाग मामूली हैसियत नहीं रखता। ये अलग बात है कि याशी की जिंदगी ने उसे नकारा कर दिया था, लेकिन अब बुरा वक्त आ गया था, बल्कि सर पर खड़ा था तो अकल ने साथ देना शुरू कर दिया था। बहरहाल उसने करमचंद ही को बुला भेजा। करमचंद के बारे में उसे अंदाजा हो चुका था कि वो इससे पूरी तरह मुखलिस है। उसने कहा, मैंने तुम्हें एक ज़रूरी काम से बुलाया है करमचंद। हुक्म दीजिए भाई जी महाराज। हमारी रियासत बड़ी मुसीबत में पड़ गई है करमचंद। ये क्या बात हुई? भगवान इस रियासत को हमेशा हमेशा कायम रखे महाराज। लेकिन तुम्हें यह भी मालूम है करमचंद के रियासत के खजाने खाली हो गए हैं, हमारे पास कुछ भी बाकी नहीं रहा। ये खबरें मेरे कानों में भी पड़ी थी महाराज। ये बिल्कुल सच है मेरे भाई, इसका कोई उपाय सोचो। मैं क्या सोच सकता हूँ महाराज? अभी मुझे राजनीति कहाँ आती है। हाँ, इतना तो मैं जानता हूँ कि रियासत बगैर खजाने के तरक्की नहीं कर सकती। ना सिर्फ तरक्की नहीं कर सकती, बल्कि दूसरी तरफ हमें भीम सिंह का भी खतरा मौजूद है। ये बात भी मेरे इल्म में है भाई जी महाराज। देखना यह है कि भीम सिंह इस मेले में आता है या नहीं। अगर वो आ गया तो बात ठीक, वरना इसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो जंग की शदीद तैयारी में मसरूफ़ है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं महाराज। मुझे जंग की परवाह नहीं है, लेकिन जंग करने के लिए हमें खुराक और हथियारों की ज़रूरत है। हाँ, मैं जानता हूँ, और इसके लिए दौलत का हसूल भी उतना ही ज़रूरी है। चंद्रमुख ने गहरी सांस लेकर कहा, और करमचंद परेशान निगाहों से चंद्रमुख की सूरत देखने लगा। इसकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि चंद्रमुख क्या कहना चाहता है। चंद्रमुख ने कुछ लम्हात के लिए खामोशी इख्तियार की और फिर बोला, और मैं जानता हूँ करमचंद के सिलसिले में दो ही आदमी काम आ सकते हैं, मैं या तुम। पर काम हमें इतनी राजदारी से करना होगा कि हम दोनों के अलावा तीसरे आदमी के कानों तक भनक भी ना पहुँचे, सिवाय इन आदमियों के जो तुम्हारे खास साथी हों। करमचंद, ऐसे कितने जांबाज तुम्हारे साथ हैं जो तुम्हारे कहने पर अपनी जान दे दें? चंद्रमुख ने करमचंद से पूछा, और करमचंद सोच में डूब गया। ऐसे बहुत से हैं भाई जी महाराज, बल्कि अब मैं आपसे ये बात ज़रूर कहूँगा, ये वो हैं जिन्होंने आपके खिलाफ बगावत के वक्त बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम देने के बारे में सोचा था। लेकिन जब से इनके कानों तक ये बात पहुँची है कि आप पूरे खलूस के साथ राजपाट मेरे हवाले कर देने पर तैयार हैं, तो वो आपके भी दोस्त बन गए हैं और कहते हैं अगर ऐसी बात है तो वो चंद्रमुख महाराज के लिए अपना जीवन दे देंगे। उनकी तादाद तकरीबन 100 के लगभग है। करमचंद, क्या ये 100 अफराद तुम्हारे कहने पर आग के समंदर में भी छलांग लगा सकते हैं? आग का समंदर कोई हैसियत नहीं रखता महाराज। अगर मैं इनसे कहूँ कि वो तो अपने खून का एक एक कतरा निचोड़ देंगे। ऐसे काबिल एतमाद साथी हैं वो। तो करमचंद, मेरे जहन में एक बहुत ही शानदार तरकीब है। अगर तुम इस पर अमल करने के लिए तैयार हो गए तो यूँ समझ लो कि हमें एक बहुत ही बड़ा सहारा मिल जाएगा। क्या तरकीब है महाराज? करमचंद ने पूछा। बसंत पंचमी का मेला शुरू होने वाला है। बहुत सारे राजे और महाराजे यहाँ पहुँच रहे हैं। तुम जानते हो कि मेले में शामिल होने के लिए तमाम राजा और महाराजा अपनी अपनी दौलत का मुजाहरा करते हैं। इतना कुछ लाते हैं कि बाज़ औक़ात इनके खजाने खाली हो जाते हैं। हाँ भाई जी महाराज, मैंने अपनी आँखों से ये बात देखी है। तो करमचंद, क्यों ना हम इनके लाए हुए खजाने पर हाथ साफ करें? चंद्रमुख ने कहा, और करमचंद एकदम उछल पड़ा। मैं समझा नहीं महाराज। ये काम तुम कर सकते हो करमचंद। रात की तारीकी में ऐसी जगहों को ताक लो जहाँ तुम्हें बड़ी दौलत मिल सकती है। इस दौलत को लूट लो, कत्लो गारत गिरी करो, जो दिल चाहे करो, लेकिन इस सिलसिले में बहुत होशियारी से काम करना होगा। तुम्हें अपनी सारी जहानत इस काम पर सिर्फ करना होगी। करमचंद का चेहरा सुर्ख हो गया और उस अजीबोगरीब तजवीज़ को सुनकर हैरान रह गया था। काफ़ी देर तक वो चंद्रमुख की सूरत देखता रहा। उसका भाई इतना चालाक है वो सोच भी नहीं सकता था। फिर उसने कहा, काम दिलचस्प है भाई जी, लेकिन अगर ये राज खुल गया तो हमारी रियासत की बदनामी नहीं होगी? नहीं करमचंद, हम ऐसी तरकीब करेंगे कि अगर राज खुल भी जाए तो हम पर आँच ना आए। इसमें बस तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की जहानत की ज़रूरत है। वो क्या महाराज? देखो, अगर तुम महाराज हेमंत कुमार के डेरे पर डाका डालते हो तो तुम्हारे जिस्म पर और तुम्हारे आदमियों के जिस्मों पर रियासत टोंडला के लिबास होने चाहिए। अगर इसका कोई आदमी वहाँ पाया भी गया तो फिर इन दोनों रियासतों की ठन जाएगी और फिर एक दूसरे के खिलाफ यही सोचा जाएगा कि किसके आदमियों ने किसको लूटने की कोशिश की। यूँ इन दोनों रियासतों में ठन जाएगी। फिर मैं अपना काम सर अंजाम दूंगा, यानी इन दोनों रियासतों में सुलह सफाई करने का काम मुझे अंजाम देना होगा, और तुम अपना काम करोगे, यानी सारा खजाना लूट कर भाग जाओगे। तुम लोगों की ये कोशिश होगी कि मौका पर मौजूद तमाम लोग जल्द अज जल्द भाग जाएं। इसके बाद क्या होगा जानते हो? चंद्रमुख ने कहा, क्या होगा भाई जी महाराज?
करमचंद ने सरसराती हुई आवाज में पूछा। इसके बाद ये होगा कि हेमंत कुमार के आदमी इन लोगों को लूटेंगे जिन पर इन्हें शुबा होगा कि उन्होंने इनकी दौलत लूटी है, लेकिन असल में वो तुम ही लोग होगे और लोग ये समझेंगे कि राजा हेमंत कुमार की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई है। जय हो भाई जी महाराज, जय हो, बड़ी शानदार तरकीब है, करमचंद ने कहा। इसी तरह के चंद वाकयात और भी होंगे, लेकिन करमचंद तुम यकीन करो, हम लोग वो हासिल कर लेंगे जो हमारी तवक्को से बढ़कर होगा, और थोड़े दिनों के बाद मैं मेला ख़त्म कराने का ऐलान करा दूंगा और इन सब से कहूँगा मैं जल्द इन सारे वाकयात की तहकीकात कराऊंगा। इससे हमें बड़ा सहारा मिल जाएगा, लेकिन ये काम तुम ही कर सकते हो, इसलिए कि आने वाले वक्त में ये रियासत और इसके सारे खजाने मेरे नहीं तुम्हारे होंगे। आप चिंता न करें भाई जी महाराज, आप जो कह रहे हैं वो मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने आदमियों को पक्का करना होगा। जो कुछ तुम इनसे कहोगे वो वही करेंगे। अगर तुम्हारा कोई आदमी किसी के हाथ आ जाए तो सीधी सी बात है, वो अपने आप को इसी रियासत का साबित करेगा जिसका इसने लिबास पहना होगा। मैं पूरी स्कीम समझ चुका हूँ भाई जी महाराज, आप बिल्कुल चिंता ना करें। अब मैं बिल्कुल गधा तो नहीं हूँ ना? अब मैं बिल्कुल गधा ही तो नहीं हूँ? तो वे ठीक है, मैं उम्मीद रखूँ कि तुम इस सिलसिले में काम शुरू कर दोगे। आप अभी ये बात पूछ रहे हैं भाई जी महाराज? आपकी हर आज्ञा का पालन होगा, करमचंद ने कहा। फिर दोनों भाई आपस में गुफ्तगू करते रहे। करमचंद के जाने के बाद चंद्रमुख के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं मानता हूँ कि मैंने हुकूमत हासिल करने के बाद जीवन का एक बड़ा हिस्सा आराम और चैन से गुजारा है, लेकिन अगर राजनीति की जरूरत भी पेश आ गई तो फिर चंद्रमुख की खोपड़ी का कोई जवाब नहीं होगा। वो देर तक पुरख्याल अंदाज में मुस्कुराता रहा था। आखिरकार बसंत पंचमी का मेला शुरू हो गया और मेले की रौनक इंतहाई अरूज पर थी। इस सिलसिले में सबसे बड़ी खास बात यह थी कि भीम सिंह भी मेले में शरीक हुआ था। उसने एक अजीम शान डेरा लगाया था। जर्द जवाहिर से लदे हुए हाथी इसके डेरे पर झूलते रहते थे। नाच रंग की महफिलें हर वक्त जमी रहती थी। उसके साथ तकरीबन 700 सवार आए थे। चंद्रमुख के महामंत्री ने इन लोगों का स्वागत और बड़ी खातर मदारात की गई थी इनकी। भीम सिंह बज़ाहिर बहुत अच्छी तरह इनसे मिला था, लेकिन इसके दिल में तो कुछ और ही था। मेला तो हर बार ही होता है, लेकिन इस बार का मेला बहुत अजीब था। इस मेले में बहुत सारी साजिशें जन्म ले रही थीं। रौनक भी इस बार सबसे ज्यादा ही थी। दिन हो या रात, हर वक्त रोशनियां रहती थीं। खूब नाच रंग हुए थे। चंद्रमुख की रानियां भी मेले में आई थीं और उन्होंने अपने अपने खेमे लगाए हुए थे। खुद वीरावती भी मेले में शरीक थी और पुरुषोत्तम कुमार इसके साथ था। इसके लिए खास इंतजाम किए गए थे। पुरुषोत्तम कुमार हाथी पर बैठकर इस दिन मेले के मनाजिर से लुत्फानंदोज हो रहा था। वीरावती ने रात को यहाँ क्याम करने का फैसला कर लिया। उसके लिए एक झरने के किनारे खेमे लगा दिए गए। वहाँ बहुत ही शानदार इंतजाम कर दिए गए। रात को बहुत से नए खेल शुरू हुए तो पुरुषोत्तम कुमार ने माँ से पूछा, माता जी, क्या मैं ये खेल देख सकता हूँ? क्या मैं ये खेल देखने के लिए चला जाऊँ? ज़रूर चले जाओ मेरे लाल, मगर एहतियात से, मंत्री जी तुम्हें अपने साथ रखेंगे। ठीक है माता जी, मैं मंत्री जी के पास चला जाता हूँ, पुरुषोत्तम कुमार ने कहा और वो माँ से इजाज़त लेकर चला गया। वीरावती अपने हेमे का पिछला दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। दूसरी तरफ शोर हंगामा था, इस तरफ सुकून था। झरने से बनने वाली छोटी सी खूबसूरत नदी नगमाबारी कर रही थी। वीरावती इस नदी के शफाफ पानी को देख रही थी। अचानक इसकी निगाह एक 9-10 साल की लड़की पर पड़ी, जो छोटा सा घाघरा पहने जवान लड़कियों की तरह कुलसा सर पर रखे नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ रही थी। शायद किसी ऐसी जगह की तलाश थी उसे जहाँ से वो कुलसा पानी में डिबोकर भर सके। तो जाने क्यों वीरावती को बच्ची की यह अदा बहुत पसंद आई। उसने एक चौबदार को आवाज़ दी और चौबदार इसके पास पहुंच गया। इस लड़की को देख रहे हो? जी महारानी जी। उसे प्यार से यहाँ बुला लाओ, कहना थोड़ी देर के लिए आ जाए, वीरावती ने कहा और चौबदार बच्ची की तरफ दौड़ पड़ा। रानी वहां से दूर के मनाजिर देखती रही। चौबदार ने हेमे की तरफ इशारा किया और लड़की इस तरफ देखने लगी। फिर इसने गर्दन हिला दी और हाली कुलसा कमर पर रखती हुई इधर आने लगी। न जाने क्यों वीरावती को ये बच्ची बहुत ही प्यारी लगी। थोड़ी देर बाद हसीन लड़की इसके पास पहुंच गई। इसकी गर्दन झुकी हुई थी। क्या नाम है तुम्हारा बेटी? वीरावती ने पूछा। रूपमती, बच्ची ने जवाब दिया। वाकई तुम्हारा नाम तुम्हारे मुखड़े की तरह प्यारा है। किसकी बेटी हो? जयशंकर की। यहीं रहती हो इस शहर में? नहीं, मैं करमगढ़ी से आई हूँ। अच्छा, मेला देखने? हाँ। तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारे साथ हैं? माता नहीं है, बस पिताजी हैं, उन्हीं के साथ आई हूँ। क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी? बागों का हाल बताते हैं, सितारों की चाल बताते हैं। ओहो, अच्छा, ज्योतिषी जी महाराज हैं वो? ये तो मैं नहीं जानती, बच्ची मासूमियत से बोली।
वीरावती इसकी सूरत देख रही थी। शक्ल और सूरत से तो वो कोई राजकुमारी ही लग रही थी, लेकिन बाज़ औक़ात भगवान भी हुस्न की तक़सीम में कोई ख्याल नहीं रखते। वीरावती ने पूछा, तुम्हारा डेरा किधर है रूपमती? वहाँ पहाड़ी के उस पार। इतनी दूर से पानी भरने आई हो तो? बच्ची ने गर्दन झुकाए झुकाए जवाब दिया। अभी तक एक बार भी उसने गर्दन नहीं उठाई थी। डर नहीं लगता तुम्हें? बिल्कुल नहीं। उसने गर्दन हिला दी। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? वहाँ मेले में काम करने गए हैं। तुम अपने डेरे पर अकेली थी? हाँ। आओ कुछ देर बैठो मेरे पास और हाँ गर्दन तो उठाओ, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, वीरावती ने कहा और बच्ची ने गर्दन उठा दी। वीरावती ने इसकी हसीन आंखों में देखा और न जाने क्यों इसका दिल दहल कर रह गया। एक अजीब सी कैफियत इस पर तारी हो गई थी। ये आंखें तो देखी वाली हैं। ये अनोखी खामोश और पुरस्रार आंखें, अपने अंदर हजारों दास्तानें छुपाए हुए, और न जाने कैसी कैसी दास्तानें। वीरावती इन आंखों के सेहर में गिरफ्तार हो गई। वो इन आंखों को देखती रह गई थी और ये आंखें इसके हवास पर मुसल्लत हो गईं। तब बच्ची की सरसराती हुई आवाज़ उभरी, पूर्णमासी, रानी पूर्णमासी। उसके होंठ हिले थे और वीरावती ने जोर से गर्दन झटकी थी। उसने इन आंखों के सेहर से निकलने की कोशिश की। उसका सर चकरा कर रह गया था, लेकिन लड़की बदस्तूर उसे देख रही थी। वीरावती परेशान हो गई। लड़की की आंखों में फैली हुई पुरस्रार मुस्कुराहट इतनी दिलकश थी कि इसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है, लेकिन इतनी मानिखैज कि वीरावती की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक ही उसने कहा, तुमने कुछ कहा मुझसे? कुछ कहा है? हाँ। वो सदियों पुरानी कहानी फिर से जिंदा हो गई है। याद है ना वो तुम्हें, जिसकी लाश हमने दफन की थी? उसके लहू के सुर्ख चिराग अभी तक रोशन है। तुम्हें जलता हुआ खून याद नहीं? रानी पूर्णमासी, बताओ, क्या तुम्हें जलता हुआ खून याद नहीं है? क्या कह रही हो तुम? क्या कह रही हो बच्ची? तुम्हारी तो एक बात भी मेरी समझ में नहीं आ रही। रूपमती है मेरा नाम। ये नाम भी याद नहीं आ रहा क्या तुम्हें? इसका मतलब है कि तुम्हारे जहन पर आज भी वही गर्द जमी हुई है। बीते समय में तुम्हारी यही कैफियत थी पूर्णमासी, मगर तुम इस समय से कुछ और थी। पूर्णमासी ने पूछा, जे तिलक भी याद नहीं तुम्हें? अपना पति हरिचंद भी नहीं? याद करो, वो जे तिलक ही तो था। मैंने सच कहा था ना? वो हंस पड़ी। लड़की, तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? इतनी छोटी सी होने के बावजूद क्या हो आखिर तुम? वीरावती ने परेशान लहजे में कहा और लड़की ने इस पर से निगाहें उठा ली। फिर वो आहिस्ता से मुस्कुराई और उसने कहा, अभी समय नहीं आया है, लेकिन मैं फिर आऊंगी, शायद आज ही रात को। चलती हूँ, उसने कहा और कुलसा लेकर वहां से चली गई। वीरावती पर जैसे सख्ता सा तारी हो गया था। वो उसे रोक भी ना सकी। यूं लगता था जैसे इसकी जुबान ऐंठ गई हो। वो ताज्जुब से उसे देख रही थी। उसकी समझ में एक बात भी नहीं आई थी, लेकिन लड़की के मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज उसके दिमाग पर हथौड़े बरसा रहा था। उसकी आंखें, वो हसीन और पुरस्रार आंखें, उसने कहाँ देखी हैं? ये आंखें इसकी वो गहराइयों में क्यों उतरती जा रही थी? आह, कौन कौन है वो रूपमती? और वीरावती कोशिश के बावजूद इस लड़की को नहीं रोक सकी थी। हाँ, जब वो निगाहों से उछल हो गई तो उसकी कुव्वतें वापस आ गईं। वो शदीद परेशान हो गई। फिर इसने चौबदार को आवाज़ दी और चौबदार हाजिर हो गया। जय महारानी, आ गया, उसने कहा। वीर सिंह को बुलाओ, वीरावती बोली और चौबदार बाहर निकल गया। वीर सिंह इस खेमे का निगरान था। इसने अंदर आकर दोनों हाथ जोड़ दिए। वीर सिंह, रानी जी, वो पहाड़ देख रहे हो ना, जो सामने वाले पहाड़ हैं? जी रानी जी। 2-4 जवानों को लेकर वहां चले जाओ। पहाड़ों के पीछे मेले में आने वालों ने खेमे लगा रखे हैं। इन खेमों में एक खेमा जयशंकर नामी एक आदमी का है। वहां जाओ और इस खेमे में जो कोई भी हो उसे लेकर आओ। गिरफ्तार करके लाऊं रानी जी? नहीं नहीं, वहाँ जयशंकर महाराज हों तो उन्हें मेरा संदेश देना कि मैंने उन्हें बुलाया है। वो अपनी बेटी के साथ आ जाए, और अगर वहाँ तुम्हें सिर्फ एक लड़की नजर आए, अभी अभी तुमने एक लड़की को देखा था ना, जिसे चौबदार बुलाकर लाया था, वो मिल जाए तो सिर्फ उसे ही बुला लाना। जाओ, वो अभी यहाँ से गई है। जाओ जल्दी करो, जो कुछ मैं कह रही हूँ वो जल्दी कर डालो, कहीं देर ना हो जाए। जो हुक्म देवी जी, वीर सिंह ने कहा और फिर 2 जवानों को लेकर वहां चला गया। लेकिन वीरावती शदीद परेशान थी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। क्या कह रही थी वो लड़की? वो कौन है? हालांकि देखने में कितनी मासूम और छोटी सी है, लेकिन जो बातें उसने कही थी, लेकिन इनमें से कोई भी बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। क्या कह रही थी वो? पूर्णमासी कहकर मुखातिब कर रही थी, और जे तिलक, ये नाम भी अब कानों को शनासा मालूम होता है। आखिर आखिर क्यों? इसकी आंखें, ये आंखें, आखिर इसके दिमाग में कहाँ छुपी हुई हैं? बहुत देर गुजर गई, काफी वक्त गुजर गया, लेकिन वीर सिंह वापस नहीं आया था। फिर थोड़ी देर के बाद पुरुषोत्तम वापस आ गया और बहुत खुश नजर आने लगा। वीरावती ने उसे देखा और खुश हो गई। पुरुषोत्तम बहुत मुस्कुरा रहा था और उसका चेहरा खुशी की शिद्दत से सुर्ख हो गया था।
वीरावती ने उसे कहा। कहो पुरुषोत्तम, मेला देख आए? हाँ माता जी, बड़े खेल तमाशे हैं वहाँ तो, तलवारबाजी हो रही थी। मेरा भी दिल चाहा कि मैं भी इसमें हिस्सा लूँ। नहीं बेटे, तुम कभी ऐसा ना करना। अव्वल तो तुम राजकुमार हो। राजा या राजकुमार सिर्फ घुमसान के रन में तलवारें निकालते हैं, वो सड़कों पर होने वाले मुकाबलों में हिस्सा नहीं लेते। दूसरी बात यह है कि तुम अभी छोटे हो, तुम्हें अपने फैसले कभी भी खुद नहीं करने चाहिए। मैं जानता था माता जी कि आप पसंद नहीं करेंगी, इसलिए मैंने इसमें हिस्सा नहीं लिया। तुमने बहुत अच्छा किया। बस तुम आराम करो भी। आराम करने को दिल ही नहीं चाह रहा माता जी। फिर भी जाओ, तुम थक गए हो के? वीरावती ने कहा। ठीक है, पुरुषोत्तम बोला और लिबास तब्दील करके अपने बिस्तर पर चला गया। लेकिन वीरावती के दिल का चैन सुकून गायब हो चुका था। उसके जहन में बार बार वो आंखें उभर आती थीं। आखिरकार वीर सिंह वापस आ गया। इसके साथ ना तो कोई लड़की थी ना कोई और। वीरावती ने सवालिया निगाहों से उसे देखा तो वो बोला, आपने उन्हीं पहाड़ियों के लिए कहा था ना रानी जी? उसने पहाड़ों की जानब इशारा करके कहा। हाँ, क्यों? इधर तो जंगल ही जंगल है, एक भी खैमा इस तरफ नहीं लगा, किसी इंसान का नामो निशान भी नहीं है वहां पर। क्या? वीरावती हैरत से बोली। जी रानी जी, लेकिन लड़की ने तो इस तरफ इशारा किया था। वो तो कह रही थी कि इस पहाड़ के उस पार उन लोगों का डेरा है। मेरे साथ जितने आदमी गए थे रानी जी, आप उनसे पूछ लें। वीर सिंह ने कहा। नहीं, तुम ठीक कह रहे होगे, जाओ आराम करो, वीरावती ने खोए खोए लहजे में कहा। और वीर सिंह बाहर निकल गया। न जाने क्यों वीरावती के अंदर एक शदीद बेकली पैदा हो गई थी। इसकी समझ में इस बेकली की वजह नहीं आ रही थी। फिर जब इसका जहन बुरी तरह थक गया तो वो आराम करने के लिए लेट गई, लेकिन आंखों में फिर वही सूरत उभर आई, रूपमती। ये नाम इसके तख्त शौर में बैठा हुआ था और कहीं कोई हल्की हल्की जरब लग रही थी। इस नाम से जहन में कुछ ख्वाब से उभरते थे, मीठी मीठी सी तस्वीरों के नकुश। आखिर क्यों? फख्तर व चौंक पड़ी। इसकी आंखें बंद थी और किसी ने इसका अंगूठा हिलाया था। उसने आंखें खोल दी और दूसरे लम्हे इसके सारे वजूद में एक सनसनाहट दौड़ गई। उसे लगा जैसे इसका जिस्म पत्थर की तरह साकित हो गया है। हाँ, खुली आंखों से उसने जो कुछ देखा वो क्या था? रूपमती इसके पाइटी की तरफ खड़ी थी और खैमे में जैसे चांद उतर आया था। 100% रूपमती ही थी, ना कोई धोखा था ना फरेब। वह हैरत से उछल पड़ी। दूसरे लम्हे वो उठकर बैठ गई। उसने फटी फटी निगाहों से देखा और रूपमती के होंठों पर वही सुबक सी मुस्कुराहट फैल गई। उसके सफ़ेद दांत तारीकी में चमकने लगे। वादा किया था मैंने तुमसे पूर्णमासी के मैं फिर आऊंगी, लेकिन लेकिन इस वक्त, हो भगवान, इस वक्त तो काफ़ी रात हो गई है। तुम यहाँ कैसे आ गई? क्या तुमने इन पहाड़ों से यहाँ तक का रास्ता अकेले ही तय किया है? वीरावती ने हैरान लहजे में कहा, लेकिन फिर खुद ही अपने सवाल पर चौंक पड़ी। लड़की के जवाब देने से कबल उसने दोबारा कहा, लेकिन तुम इन पहाड़ियों के उस तरफ तो नहीं रहती, तुमने मुझसे झूठ बोला था। पहाड़ों के इस तरफ तो जंगल फैला हुआ है। लड़की के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो कुछ नहीं बोली तो वीरावती ने कहा, और तुमने कहा था कि तुम्हारा खैमा पहाड़ों के पीछे और वहाँ तुम अपने बाबा के साथ रहती हो। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन वहाँ तो कोई खैमा नहीं है। मेले में शरीक होने वालों में से किसी ने भी इस तरफ क्याम नहीं किया है। तुम्हें कैसे मालूम? रूपमती बोली। मैंने तुम्हारी तलाश में अपने आदमी वहाँ भेजे थे, वीरावती ने जवाब दिया। छोड़ो, तुम्हें इन बातों से क्या लेना देना है? तुम्हारे आदमी गए थे, उन्हें वो जगह नहीं मिली। ठीक ही तो है, आओ तुम्हें मैं अपना डेरा दिखाऊं, लड़की ने कहा। इसकी सेहर त्रास निगाहें फिर वीरावती के दिल में हलचल मचाने लगी। अभी तक इसे याद नहीं आया था कि ये आंखें उसने कहाँ देखी हैं और वो इन आंखों को देखकर सो क्यों जाती है। इसके दिल में बेख्तियारी ख्वाहिश पैदा हुई कि लड़की का राज जाने। वो कुछ इस तरह मुतजस्सस हो गई कि इसे खुद पर इख्तियार न रहा। वो लड़की के कहने पर बिस्तर से नीचे उतर आई। कहाँ चलोगी? बस मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बातें भी तो करनी है, बहुत सी पूर्णमासी। तुम मुसलसल मुझे पूर्णमासी कह रही हो? मेरा नाम वीरावती है। नहीं, तुम पूर्णमासी हो, और पूर्णमासी से पहले तुम छोड़ो मेरे साथ, लड़की ने कहा। वीरावती इसके एतमाद पर आवाज़ पर हैरान रह गई। फिर लड़की ने बाहर की जानब कदम बढ़ा दिया। खैमे का पिछला हिस्सा इस्तेमाल किया था उसने। वीरावती भी ऐसे इसके साथ खिंची चली आई जैसे रस्सी से बंधी हुई हो। बाहर दरवाजे पर मौजूद पहरेदार मुस्तैद थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे इनकी जुम्बश इसका एहसास दिला रही थी कि वो जाग रहे हैं, लेकिन शायद अंधे हो गए। उन्होंने इन्हें देखा भी नहीं है। उसे हैरत हुई थी कि पहरेदारों ने इसके कदमों की आवाज़ भी नहीं सुनी। लेकिन बहरसूरत हो सकता है वो खड़े ही खड़े सो गए हों। लेकिन अगर ऐसी बात है तो कल दिन में पहरेदारों को ज़रूर डांटूंगी। ठीक है, यहाँ कोई खतरा नहीं है, लेकिन इनका जो काम है वो उन्हें अंजाम देना चाहिए। इन तमाम सोचों के साथ वो लड़की के हमरा आगे बढ़ती रही। रूपमती का रुख पहाड़ों ही की तरफ था। फिर कुछ लम्हात के बाद जैसे हिला से चौंक पड़ी। वो इस सहर तराज मासूम सी हसीन लड़की को देखने लगी। लड़की बहुत ही ज्यादा निडर और पुरअतमाद थी। वीरावती ने कहा, तुम बड़ी अजीब लड़की हो रूपमती, मुझे तुम्हारे तसव्वुर पर हैरत होती है। पहाड़ों के पीछे मेरे आदमियों का कहना है कोई नहीं है, और तुम उधर ही जा रही हो, इतनी बेबाकी और निडरपन से कि मुझे हैरत हो रही है।
चली आइए रानी जी। लड़की ने इसकी बातों का जवाब दिए बगैर कहा और वीरावती खामोश हो गई। उसका तजस्सुस आसमान से बातें कर रहा था। वो जानना चाहती थी कि ये लड़की कौन है और उसे पहाड़ों की जानब क्यों लिए जा रही है। काफी तवील फासला तय करना पड़ा था और फिर वो इस पहाड़ के करीब आ गए। लड़की पहाड़ी टीलों के दरमियान एक छोटी सी दरार की जानब बढ़कर दरार के नजदीक रुकी और बोली, इस दरार के जरिए हम आसानी दूसरी तरफ जा सकते हैं, वरना वहां तक जाने के लिए हमें बड़ी खाइयां और झाड़ियां अबूर करना पड़ती। तुम्हें तो यहाँ के बारे में सब कुछ मालूम है? वीरावती एक बार फिर हैरान कुन लहजे में बोली। मैं यहाँ रहती हूँ, भला मुझे क्यों नहीं मालूम होगा? रूपमती बहुत ही दिल अवेज लहजे में बोली और फिर वो दराड़ में दाखिल हो गई। पतली सी इस दराड़ में गहरी तारीकी फैली हुई थी। वीरावती को खदशा हुआ कि यहाँ कोई ऐसा कीड़ा मकोड़ा ना हो जो उसकी जिंदगी को नुकसान पहुंचाए और लेने के देने पड़ जाए। लड़की ने जल्दी से कहा, नहीं डरने की जरूरत नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, बड़ी साफ सुथरी जगह है, आओ मेरा हाथ पकड़ लो, उसने कहा और वीरावती की तरफ अपना नन्हा सा खूबसूरत नरमो नाजुक हाथ बढ़ा दिया। वीरावती ने उसका खूबसूरत हाथ थाम लिया और बोली, जिस कदर तुम पुरअतमाद हो, मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारी उम्र की लड़की को इस कदर पुरअतमाद नहीं देखा। लड़की ने इसके सवाल का भी कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद दराड़ के दूसरी जानब पहुंच गई। यहाँ भी कुछ नहीं था। वीरावती ने किसी कदर खौफजदा अंदाज में कहा, यहाँ तो कोई खेमा नहीं है, बल्कि तारीख जंगल फैला हुआ है। इसका मतलब है कि वीर सिंह का कहना बिल्कुल दुरुस्त था। पूरनमाशी मैं बच्ची हूँ, लेकिन बच्चों की सी बातें तुम कर रही हो। उस तरफ आओ, रूपमती ने कहा और वीरावती ने उसके इशारे की तरफ देखा। एक पहाड़ी चट्टान थी जिसमें एक छोटा सा सुराख नजर आ रहा था। ये सुराख इतना बड़ा था कि इसमें से एक आदमी बैठकर अंदर दाखिल हो सके। रूपमती सुराख के नजदीक पहुंच गई और वीरावती ने अंदर झांकते हुए कहा, रूपा, यहाँ तो बिल्कुल गहरी तारीकी है। वो एकदम अजब से अंदाज में पूरनमाशी की तरफ देखने लगी, फिर बोली, तुमने मुझे जिस अंदाज में रूपा कहा है, इसका तुम्हें एहसास है? मतलब कोई एहसास नहीं है। कैसा एहसास, कुछ बताओ तो सही। तो आओ फिर अंदर चलो, उसने कहा। नहीं लड़की, तुम बच्चों की सी बातें कर रही हो, भला ये भी कोई रहने की जगह है? मैं इस तारीख गार में नहीं जा सकती। फिर तुम रूपा की हैसियत से कभी वाकिफ नहीं हो सकोगी, रूपमती ने अजीब से लहजे में कहा। वीरावती कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, मुझे यूँ लग रहा है रूपमती, जैसे तुम वो नहीं हो जो नजर आती हो। मैं वापस जा रही हूँ, मुझे डर लग रहा है, वापस जाऊंगी मैं, वीरावती ने खौफजदा लहजे में कहा। भला मैं तुम्हें वापस जाने से कैसे रोक सकती हूँ? हालांकि तुमने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया था, लेकिन क्या करूँ, मेरा तुम्हारा जन्म जन्म का रिश्ता है। हम सब तकदीर के कैदी हैं। तकदीर जो कुछ हमारे लिए लिख देती है वही तो होता है, भला और क्या हो सकता है? तुम क्या कह रही हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं परेशान हूँ, भगवान के लिए मुझे बताओ तो सही, ये सब क्या है? वीरावती ने कहा। आप अंदर तो आ जाइए। अगर आप अंदर ना आई वीरावती जी, तो आप बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगी। आइए। रूपमती का लहजा एकदम बदल गया और इसका अंदाज रानी वीरावती को बहुत अजीब लगा था। वो एक लम्हे के लिए हिचकिचाई, फिर अंदर दाखिल हो गई। गार का दाना बेशक तंग था, लेकिन अंदर से काफी कशादा था। वीरावती के पीछे पीछे ही रूपमती भी अंदर दाखिल हो गई। फिर उसने दीवार पर कोई चीज तलाश की और शायद किसी सुराख में से एक मशाल निकाल ली। मशाल रोशन करने से इस सुरंग की दीवारें नजर आने लगी थी। रूपमती मशाल लिए आगे बढ़ने लगी। रानी वीरावती इसके साथ थी। ये सफ़र अलबत्ता काफ़ी तवील था और ये तवील सफ़र तय करने के बाद वीरावती एक ऐसी जगह निकल आई जो खुली हुई थी। आसमान पर चांद निकला हुआ था और चांदनी एक तवील तरीन शहर के खंडरात नुमाया कर रही थी। तबाहशुदा, खामोश और वीरान शहर, किसी न किसी का नामो निशान था और ना ही जिंदगी के आसार नजर आ रहे थे। वाकई उसे देखकर दिल पर शदीद हैबत तारी हो रही थी। रूपमती की आवाज़ उभरी, यह हस्तिनापुर है, पहचानती हो इसे? कौन सा हस्तिनापुर? वीरावती ने हैरानी से कहा। पुराना हस्तिनापुर, कदीम हस्तिनापुर, मगर इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम नए हस्तिनापुर में रहती हो, लेकिन ये हस्तिनापुर इस नए हस्तिनापुर के नीचे दफन हो चुका है। क्या समझी? आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। नए हस्तिनापुर के नीचे पुराना हस्तिनापुर। वीरावती के बदन में झुझरी सी पैदा हो गई। उसको शिद्दत से खौफ का एहसास हो रहा था। आ जाओ, डरो नहीं। लड़की ने इशारा किया और उसे लिए हुए एक खंडर के नजदीक पहुंच गई। फिर उसने मशाल एक खंडर के रखने में नस्ब कर दी। इसे जानती हो? ये पूरनमाश है, पूरनमाशी। देखो, मैं तुम्हें कई बार कह चुकी हूँ कि मैं पूरनमाशी नहीं, वीरावती हूँ। जवाब में रूपमती हंसने लगी, फिर बोली, चलो ठीक है, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगी। नामों से क्या होता है? तो रानी वीरावती, ये पूरनमाश है, ये नाम सुना पहले? और न जाने क्यों ये नाम सुना सुना सा लगता है। ये देखो, ये क्या है? रूपमती ने एक रखने में हाथ डाला और एक बड़ा सा दिया निकाल लिया जो जल रहा था। वीरावती को दिए की रोशनी कुछ अजीब सी लगी। उसने खुशक होंठों पर जुबान फेरते हुए रूपमती की तरफ देखा तो वो बोली, कुछ याद आया? नहीं, बेख्तियार वीरावती के मुंह से निकल गया। तुम्हारी आंखें बंद हैं।
परमात्मा ही जानते हैं कि ये आंखें कब खुलेंगी और मुझे इस समय का इंतजार है। इस दिए को देखो, आखिरी ये कब तक रोशन रहेगा। बेख्तियार रानी वीरावती ने दिए में झांका और एक हल्की सी आवाज़ इसके हलक से निकल गई। दिए में तेल की जगह खून भरा हुआ था और एक इंसानी उंगली खून में डूबी हुई थी, जिसका आखिरी सिरा रोशनी दे रहा था। ये उंगली जल रही थी। ये क्या है भगवान? यही तो मेरा मान है, यही तो मेरा उपकार है। लेकिन अफसोस, किसी जन्म में मेरा कोई मित्र नहीं है, कोई ऐसा दोस्त नहीं है मेरा जो मेरे लिए जीवन वार दे, जबकि मेरे दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा है। क्या तुम अपने पहले जन्म की बात कर रही हो रूपमती? वीरावती ने पूछा। हाँ, पहले ही जन्म की बात समझ लो। मगर पहले जन्म में तुम कौन थी? रूपमती, क्या तुम्हें अपने पिछले जन्म की बातें याद हैं? वीरावती ने पूछा और लड़की खामोश हो गई। इसकी आंखों में आंसुओं की नमी हो गई थी। उसने चिराग वापस रख दिया और गहरी सांस लेकर बोली, बड़ी पाबंदियां हैं मुझ पर, बड़ी पाबंदियां हैं। मैं इन पाबंदियों को तोड़ नहीं सकती। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? वीरावती ने पूछा। मदद? मदद नहीं रानी जी, तुम्हें तो मेरे जन्म जन्म की मांग पूरी करनी है। मेरे जन्म जन्म की मांग तुम ही पूरी कर सकती हो। तुम ही तो मेरी आत्मा को शांति दे सकती हो, जो संसार में दूसरा कोई नहीं दे सकता। मगर अफसोस, जन्म जन्मान का ये चक्कर बड़ा अजीब है। वो सब एक ही दौर में होते हैं, जो दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी। आह, काश तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में आ जाए। भगवान करे तुम्हारी समझ में मेरी बात आ जाए। तुम खुद मुझे क्यों नहीं बता देती? मेरी जुबान बंद है, मगर तुम तो बोल रही हो। हाँ, जो कुछ मैं बोल रही हूँ तुम्हें इसकी गहराइयों में उतरना है। वही सब कुछ तो समझना है तुम्हें। और जब तुम समझ जाओगी तो संसार मेरे लिए आसान हो जाएगा। आह, काश जो कुछ तुम कह रही हो वाकई मैं समझ सकूं। क्या कह रही हो तुम रूपमती? भगवान के लिए मुझे साफ अल्फाज में समझाओ। मैं वही कह रही हूँ जो समय कह रहा है। ठीक है, मैं इस बात को नहीं समझती। अब बताओ क्या करूँ? आओ वापस चलें, लड़की ने कहा और वीरावती ने गर्दन हिला दी। फिर वो इसके साथ वापस चल पड़ी। दोनों इस गुफा से निकल आई। वीरावती के ज़हन में इन वाक़यात से एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई थी। पहाड़ी दराड़ों से बाहर निकलते हुए इसने लड़की से कोई और बात नहीं की। रूपमती इसके साथ इसके डेरे की तरफ जा रही थी और फिर खामोशी का ये तिलस्म रूपमती ने ही तोड़ा। क्या सोचने लगी रानी जी? वीरावती चौंक पड़ी। मैं जानती हूँ मेरे ही बारे में सोच रही होगी। तुमने मुझे हैरान कर दिया है रूपमती। हालांकि मैं तुम्हें एक मासूम सी लड़की की शक्ल में देखा और सिर्फ तुम्हारे हुस्न से मुतासिर होकर तुम्हें अपने आदमी के जरिए अपने पास बुला लिया था, मगर तुम तो बड़ी ताज्जुब खैस निकली। मेरी समझ में अभी तक नहीं आया कि तुम कौन हो, और अब तुम जन्म जन्म की बात कर रही हो। तुम यकीन करो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेरी तरफ से परेशान तो नहीं हो रानी जी? क्यों नहीं परेशान हूँ? मगर क्यों? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि तुम आखिर कौन हो और इतनी छोटी सी उम्र में ये सारी बातें तुम्हें कैसे मालूम हो गई? अगर तुम पिछले जन्म की बातें करती हो तो तुम्हें पिछले जन्म की बातें कहाँ से याद रह गई? पिछले जन्म की नहीं, जन्म जन्मान की बात करो रानी। एक जन्म इस भट्टी को कहाँ सुलगाता है जो मेरे शरीर में सुलग रही है? ये तो सदियों की आग है। ये आग तो हजारों दिनों में पलकर जवान होती है। एक जन्म से दिलों में सोच कहाँ रहता है? आकाश में जान सकती कि तुम कौन हो। हाँ, काश मैं बता सकती कि मैं कौन हूँ। वो सिसक कर बोली। इतनी सारी बातें बता दी, सिर्फ इस बात में मुश्किल है? हाँ, यही तो मुश्किल है। लेकिन एक बात समझ लो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। हालांकि तुमने मेरे साथ जो कुछ किया वो बहुत है, लेकिन तुम भी तो मजबूर थी। समय खुद को दोहराता है। तुम समय के हाथ खेल रही हो। कैसा समय? वो जो फिर आ गया है। देखो, तुम्हारा डेरा करीब आ गया है। मेरी एक बात और सुन लो अपने डेरे पर चले जाने से पहले। वीरावती ने कहा, तुम्हें राजकुमार से बहुत प्रेम है ना? राजकुमार पुरुषोत्तम से? हाँ, इसी की बात कर रही हूँ। क्यों, इसका नाम तुम्हारे मुंह पर कैसे आया? प्रेम मुझे क्यों नहीं होगा इससे? इसकी माता हूँ। सारे संसार में उसे मुझसे ज्यादा चाहने वाला कौन हो सकता है? यही तो दुख है वीरावती जी, यही तो दुख है। रूपमती के मुंह से ऐसी कर्बनाक आवाज निकली कि वीरावती हैरान रह गई। फिर उसने एकदम संभल कर कहा, ठीक है, मेरी बात सुन लो। पुरुषोत्तम कुमार के जीवन को खतरा है। क्या? वीरावती उछल पड़ी और रुक गई। हाँ, इसकी रक्षा करो। इसको रक्षा की जरूरत है। किससे खतरा है? वीरावती ने खौफजदा लहजे में कहा। मैं तुम्हें बताए दे रही हूँ, पहले से बताए दे रही हूँ तुम्हें। राजा भीम सिंह सच्चे दिल से मेले में नहीं आया है। वो पापी अपने मन में खास भावना लेकर आया है। भीम सिंह? हाँ, इतने सारे सवार मेलों में नहीं जाते। इसके साथ बहुत से सवार हैं। इसका इरादा है कि मौका पाते ही राजकुमार पुरुषोत्तम को ले उड़े। वो उसे यहाँ से उठा ले जाने की घात में है। वीरावती के पूरे बदन में जैसे सजला आ गया था। उसने खौफजदा लहजे में पूछा, मगर क्यों? ये इसकी जंगी चाल है। वो महाराज चंद्रमुख से जंग करना चाहता है। इसका मकसद इस वक्त कुछ और है। राजकुमार पुरुषोत्तम को उठा ले जाने के बाद वो राजा चंद्रमुख को मजबूर कर देगा कि उसकी सारी बात मान ले। तुझे ये सब कैसे मालूम हुआ रूपमती? बता दे, तुझे भगवान का वास्ता, तुझे ये कैसे मालूम हुआ?
बता चुकी हूँ तुम्हें। मेरे पिताजी सितारों की चाल बताते हैं, मुझे सब कुछ मालूम है। रूपमती ने जवाब दिया। क्या तू सच कह रही है? हाँ, मैं बता रही हूँ कि संसार में तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ मैं। हर बुरे वक्त में तुम्हारे काम आऊंगी। लेकिन क्या? वीरावती ने कहा। तुम सिर्फ मेरा एक काम कर दो, एक काम कर देना मेरा, सिर्फ एक काम कर देना। लेकिन इस बार भी तुम शाक्यमणि के जाल में फंस जाओगी और मैं प्यासी की प्यासी रह जाऊंगी। वीरावती के हलक से फिर दहशत भरी आवाज निकली। शाक्यमणि इसके लिए कोई नया नाम नहीं था, मगर उसने परेशान लहजे में पूछा, कौन शाक्यमणि? वो पापी इस बार भी आ जाएगा, बल्कि आ चुका होगा। वही तो मेरी कामयाबी का रास्ता रोक देता है। आह, वही तो है। रूपमती सिसक पड़ी। मुझसे क्या काम है तेरा? तूने बड़ी अजीब बात बताई है। तू बता, मुझसे क्या काम है तेरा? अभी कैसे बता सकती हूँ? अभी नहीं बताऊंगी रानी जी। बस मुझे वचन दो कि मेरा एक काम कर दोगी। मैं वचन देती हूँ। अपने वचन का पालन करना वीरावती जी। मैं झूठ नहीं बोलती। तो अब जाओ, राजकुमार की रक्षा का बंदोबस्त करो। मैं फिर आऊंगी। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी मैं खुद ब खुद पहुंच जाऊंगी और आखिरकार तुमसे तुम्हारे वचन को पूरा कराने के लिए भी आऊंगी। अब मैं चलती हूँ। ठीक है, ठीक है, वीरावती बोली। तुम जाओ, आज तुम जाओ, मैं तुम्हें जाते हुए देखती रहूंगी। वीरावती अपने हेमे की जानब बढ़ गई और थोड़ी देर के बाद अपने डेरे पर वापस आ गई। उसने पुरुषोत्तम कुमार को देखा, जो गहरी नींद सो रहा था। उसके हलक से एक ठंडी सांस निकल गई। हे भगवान, भगवान तू ही बेहतर जानता है, जो कुछ है तू ही बेहतर जानता है। वो पुरुषोत्तम कुमार के पास बैठ के उसके मन में होल उठ रहे थे। रूपमती ने जो कुछ बताया था वो इन बातों में सबसे ज्यादा अहमियत रखती थी। यूं तो उसके साथ गुजरा हुआ सारा वक्त ही अजीब था, लेकिन जो पेशगोई उसने की थी वो बड़ी अजीब थी। और रानी वीरावती इन अजीबोगरीब वाकयात से इस कदर खौफजदा हो गई थी कि सारी रात वो पुरुषोत्तम कुमार के सराहने बैठी रही। उसे नींद नहीं आई थी। सुबह होते ही उसने कहा कि वो वापस महल में जाएगी और उसने अपने आदमियों से कहा कि फौरन इसकी वापसी का बंदोबस्त करें। इन दिनों चंद्रमुख बहुत ही मसरूफ रहता था। उससे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन सिपाहियों ने उसके हुक्म की तामील की और आखिरकार वो अपने महल में वापस पहुंच गई। सिरावती मेरे जहन में एक पुरस्कार तस्वीर बन चुकी थी। इसमें कोई शक नहीं कि लातदाद पुरस्कार कहानियां, कभी कभी कुछ ऐसे उलझे हुए वाकयात भी पेश आए जो अकल से बाईद रहे। शायद इसलिए कि मेरी सोच का अंदाज ही ऐसा था। मैं इन वाकयात को एक तख्तिया निगार की हैसियत से देखता था। कभी कभी इन वाकयात की तौजीहात भी हल हो जाती थी, लेकिन इस वक्त जिस तिलिस्म में फंसा हुआ था वो मेरी जिंदगी के लिए एक बिल्कुल ही अनोखा वाकया था और हकीकतन अभी तक मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया था। सिरावती भी मेरे लिए एक अनोखा इसरार थी। कुछ समझ में नहीं आता था कि आखिर वो है क्या भला। जिस तरह वो मुझे मिली थी वो इंतहाई हैरतनाक वाकया था, और अब एक बार फिर इस शक्ल में नजर आ गई थी। बिल्कुल ही बदला हुआ अंदाज था। सोच भी नहीं सकता था कोई कि ये वही पुरस्कार वजूद है। लेकिन मेरी आंखें किसी भी शक्ल में धोखा नहीं खा रही थी, और फिर इसने अपना नाम तब्दील नहीं किया था। सिरावती की ही हैसियत से वो मुझे मिली थी। बहरहाल मैंने तय कर लिया था कि दूसरे दिन मैं इसके घर जरूर जाऊंगा। कम से कम इस इसरार का कोई सिरा तो मिले कि सिरावती चीज़ क्या है, क्या चाहती है वो। ये तमाम बातें रात को बहुत देर तक मुझे अपने जहन में उलझाए हुई थीं। दूसरी तरफ ज़ेबुन्निसा सिद्दीकी की कहानी, जिसका सर पाँव ही मेरी समझ में नहीं आता था। ज़ेबुन्निसा एक रूहानी शख्सियत, एक ऐसी शख्सियत जो मंदिरों के दरमियान बैठी मजहब का बोलबाला कर रही थी, और इसने देवी देवताओं के मजहब की नफी कर रखी थी। लेकिन दूसरी तरफ वो आवागौन के किस्से सुना रही थी। इसमें रूपमती का किरदार खास तौर से बाइसे हैरत था। ये बात सोचने की थी कि आखिर रूपमती कौन थी। वैसे तो रानी का मसला भी जहन में उलझा हुआ था। ये सारी चीज़ें इस कदर पुरस्कार थी कि कहानीकार खुद भी इस कहानी के तलस्सुम में खो गया था। बहरहाल ज़ेबुन्निसा सिद्दीकी से तो अब दूसरी रात ही मुलाकात हो सकती थी। चुनांचे दूसरे दिन सुबह उठने के बाद मैंने तैयारियां की और इंतज़ार करने लगा। अहमद शाह और सईद भाई को अपना राजदार क्या बनाता इस सिलसिले में। वो बेचारे सीधे साधे लोग थे और इन्हें इस बात की उलझन थी कि इस सिलसिले में इनसे कट कर रह गया था। लेकिन बहरहाल हलाकी तौर पर मैं इस वक्त इनसे ताउन नहीं कर सकता था। हर कर मुकर्ररा वक्त पर मैं सिरावती के बताए हुए पते पर पहुंच गया, और जब इस जगह पहुंचा तो ये देखकर शशता रह गया कि सुर्ख पत्थरों से बनी हुई खूबसूरत हवेली मेरी निगाहों के सामने थी। बहुत से लोग इस हवेली में नजर आ रहे थे। गालिबन मेरे बारे में इत्तला दे दी गई थी। चुनांचे जैसे मैं हवेली के दरवाजे पर पहुंचा, फौरन ही चंद अफराद मेरे पास पहुंच गए। उन्होंने बड़े तपाक से मेरा इस्तकबाल किया था। फिर इनमें से एक ने कहा, आइए जनाब, बहुत खुशी हुई, बहुत बड़े पत्रकार का स्वागत कर रहे हैं हम। आपकी दुनिया हमारी दुनिया से बहुत खूबसूरत होती है। आप तस्वुरात में सारा संसार अपने कागज़ के एक सफ़े पर सजा देते हैं, जबकि हमने कभी संसार को देखने की ख्वाहिश दिल में पैदा की तो अपने आप पर हंस कर रह गए। फिर इन लोगों ने अपना अपना तारुफ कराया। ज़ाहिर बड़ी उम्दगी के साथ मेरा इस्तकबाल किया गया था, और मैं ये सोच रहा था कि ऐसी जगह जहाँ इतने साफ सुथरे सलीके के लोग रहते हैं, सिरावती की मौजूदगी क्या मानी रखती है। क्या यहाँ भी कोई ऐसा अमल हो सकता है जो
नाकाबिले यकीन हो। और अपने इस्तकबाल का ये अंदाज देखकर भी मेरे दिल में ख्याल आया था कि जिसने भी मेरे बारे में यहाँ आकर बताया है, इसने बहुत अच्छे अंदाज में मेरा तस्करा किया है। ज़ाहिर है सरावती के अलावा वो और कौन हो सकता है। बहरहाल वो मुझे हवेली के शानदार ड्राइंग रूम में ले गए, जो कदीम और जदीद का इम्तजाज था। पुराने तर्ज का फर्नीचर पड़ा हुआ था और नई तरज के बाकी साजो सामान सजे हुए थे। कंदेलें, फानूस, आला दर्जे के कालीन, आला दर्जे के पर्दे एक निगाह दिखने से ही अंदाज़ा हो जाता था कि किसी इंतहाई दौलतमंद शख्स की हवेली है।